प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने चौथे पाठ घटागिरी झूम के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। कल हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया। संज्ञा के तीन भेद जो हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो तीन भेद थे उनके बारे में बताया और कैसे हम संज्ञाओं को ये तीन भेदों के अनुसार श्रेणी में रख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इसका दोहराते हुए कि संज्ञा शब्द जो है उनके तीन भेद होते हैं और इन जो संज्ञा के जो तीन भेद हैं वो कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। और जिस किसी विशेष वस्तु से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं या उसका अध्ययन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही किया जाता है। भाववाचक मन में उमड़ने वाले भावों के नाम हैं जिसे हम पहचान करके हमने लिखा था। तो पीपल जो था एक वृक्ष का नाम है और वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे किसी खास पीपल के पेड़ के बारे में नहीं कहा गया है। तो ये संपूर्ण पीपल जाति के वृक्षों की बात की गई है, इसीलिए हमने इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखा है। खुशहाली एक मन का भाव है और ये भाववाचक संज्ञा के ही अंदर आएगा। शोर ये जातिवाचक संज्ञा है और शोर को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे, किसी खास विशेष शोर के लिए नहीं कहा गया है, तो शोर जातिवाचक में रखें। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक खास पर्वत का नाम है, खास पर्वतमाला है, उसे हम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। प्यार भाववाचक संज्ञा है और हम इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसको हमने किया था। मोर जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के लिए हमने इसे लिखा था। आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक शब्द के वाक्य के अनुसार अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हम कभी कोई बच्चा अर्थ पूछता है तो आपने देखा होगा कि जो लैंग्वेज जो टीचर है, चाहे हिंदी इंग्लिश, वो बोलता है कि आप पूरा उस वाक्य को पढ़ के सुनाइए। तो इसमें क्यों? क्योंकि शब्द का वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता। तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि टीचर पूरा वाक्य पढ़ने के लिए आपसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस वाक्य में उस शब्द का वह अर्थ ना हो जो आपको जानना चाहिए। तो इस कारण से अगला है हमारा तीसरा है, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। तो इसे जरा समझ लेते हैं पहले है क्या। तीसरा प्रश्न है जो आज हम करेंगे और ये है, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। और वाक्य बनाओ। तो दो उदाहरण दे रखा है, इससे पहले मैं लिख के आपको बताता हूँ और फिर इसको समझते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो किसी शब्द का वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता है, तो हम इसे समझते हैं। पहले मैं दो वाक्य लिख रहा हूँ, शब्द एक रहेगा, उसका अर्थ कैसे बदल जाता है, तो ये आप इसको जानेंगे। राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम खेल रहे, खेल रहे।
दूसरा वाक्य है, इसमें और पे ध्यान दीजिएगा। मुझे कुछ और, मुझे कुछ और किताबें खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, खरीदनी है। मुझे कुछ और किताबें खरीदनी है। तो यहाँ पे देखिएगा और, इसलिए इसी कारण से मैंने बोला था कि आपको जो भाषा का जो अध्यापक है, लैंग्वेज टीचर है, आपको पूरा वाक्य क्यों पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ और का अर्थ बदल जाता है। पहले वाक्य में है कि राम और श्याम खेल रहे हैं, यहाँ तो यहाँ पे और है का अर्थ है राम के साथ श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम मिल करके खेल रहे हैं। तो यहाँ और का अर्थ है दोनों को, राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे कुछ और किताबें, यहाँ पे अन्य है, इसका अर्थ क्या हो गया, अन्य। मुझे कुछ और किताबें खरीदनी हैं, और किताबें मतलब अन्य किताबें। तो यहाँ पे साथ के लिए हमने और का प्रयोग किया है, और यहाँ पे अन्य के लिए प्रयोग किया है। शब्द वही है और वर्तनी भी वही है, और लेकिन अर्थ बदल गया है। तो इस कारण से हमने देखा कि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ देता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इनको हम आज एक उदाहरण के तौर पे भी कुछ करेंगे। तो ये हम जान गए कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं अलग अलग वाक्यों में। यहाँ पे और साथ के लिए किया गया है कि राम और श्याम दोनों मिल के साथ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अन्य क्या है, और कहा गया अन्य। मुझे कुछ अन्य किताबें, इसके अलावा कुछ अन्य और किताबें खरीदनी है। तो यहाँ अन्य के लिए हमने और का प्रयोग किया है, यहाँ साथ के लिए हमने प्रयोग किया है। तो शब्द है और यह वाक्य के अनुसार इसका अर्थ में बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो आज हम इसी तरह के 3 शब्दों का हम वाक्य बनाएंगे, और इससे हमें क्या पता चलेगा, हम उस शब्द के बारे में 2 अर्थ जान जाएंगे, और वाक्य बनाएंगे तो हमें वाक्य बनाना भी आ जाएगा। तो हमें नीचे दिए गए शब्दों के 2 भिन्न अर्थ में वाक्यों का प्रयोग करना है, ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न क्या है, तो हमने पढ़ा है दिए गए जो शब्द थे उनका भिन्न भिन्न अर्थों में उसका वाक्य का हमें प्रयोग करना है। तो शुरुआत करते हैं। नीचे लिखे, नीचे लिखे नीचे लिखे शब्दों का दो भिन्न अर्थों में भिन्न अर्थों में वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। तो ये था हमारा। तो कौन कौन से है, पहला शब्द हमें दे रखा है घटा। पहला शब्द हमारा है घटा।
घटा के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है बादल, बादल। दूसरा अर्थ है कम होना, कम होना। तो घटा के दो अर्थ होते हैं, बादल और कम होना। तो इसे हम अपने वाक्यों में इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि इस घटे का, घटा शब्द यही रहेगा, याद रखिएगा हमारा जो शब्द है वो घटा ही रहेगा। इसका इस तरह से वाक्य बनाना है कि पहले वाक्य में यहाँ बनेगा वो बादल के तौर पे हम उसका प्रयोग करेंगे, और दूसरा जो है कम होने के लिए, जैसे घट जाना, आपने सुना है ना कि सोने का मूल्य घट गया, मतलब कम होने के लिए। तो ये घटा का होता है कम होना। दूसरा है घटा काले बादलों को भी कहा जाता है, घटा काले बादलों को भी कहा जाता है। तो ये दो इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि इसका दोनों ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पहले बादल वाला। घटा, आसमान में, आसमान में या आकाश में, आकाश में घटा छाए हुए हैं, घटा छाए हुए हैं, छाए हुए हैं। आकाश में घटा छाए हुए हैं। तो इसे रेखांकित कर देता हूं कि शब्द तो वही है हमारा घटा। दूसरा है कम होने के लिए, कम होने के लिए कहेंगे बाढ़ के बाद नदी का जो जल है वो घट गया है। लिखेंगे बाढ़ आती है तो उसके बाद में फिर उससे पानी घटना शुरू हो जाता है, बाढ़ में पानी एकदम ऊपर तक आ जाता है। तो लिखेंगे नदी का पानी, या गर्मी में नदी का पानी भी घट जाता है, नदी का पानी घट गया है, कम होना। नदी का पानी घटा है, इसका अर्थ है कम हुआ है। यहाँ घटा का क्या अर्थ है कि कम हुआ है। तो गर्मी के कारण भी नदी का पानी घट सकता है। तो हम लिखेंगे, ये दोनों शब्द वाक्यों को जरा ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। शब्द था घटा, हमारा शब्द क्या है घटा। घटा के दो अर्थ होते हैं, एक पहला अर्थ है बादल, दूसरा है कम होना। तो आकाश में घटा छाए हुए हैं, तो बादलों के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आसमान में घटा मतलब बादल छाए हुए हैं। दूसरा है नदी का पानी घटा है, तो यहाँ घटा का अर्थ है कम होना। यहाँ नदी का पानी घटा है का अर्थ है कम होना। तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है नदी का पानी, तालाबों का पानी घट जाता है। यहाँ जो घटा का अर्थ क्या है कम होना। अब चलते हैं, हमारा दूसरा शब्द जो है वो है पर। तो इसे आपने नोट कर लिया है। मैं अगले शब्द पे जा रहा हूं, पर। दूसरा है पर। दूसरा शब्द हमारा दिया है पर। पर के दो अर्थ हैं, पहला है पंख, पंख को पर भी कहा जाता है, और जो दूसरा अर्थ बताया मैंने उसे ऊपर के लिए प्रयोग किया गया, ऊपर। छत पर मोर नाच रहा। तो यहाँ पर का क्या अर्थ है, छत के ऊपर की बात की जा रही है। छत पर मोर नाच रहा है, इसका है छत के ऊपर मोर नाच रहा है।
और एक पर का अर्थ होता है पंख को भी पर कहते हैं ना, तितली के पर बहुत सुंदर होते हैं, तो पर यहाँ पे पंख के लिए किया गया है। तितली के पर बहुत सुंदर होते हैं, तो पर यहाँ पे पंख के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम इस प्रकार वाक्य बनाएंगे कि इसका दोनों ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। कौन कौन से दो अर्थ हैं? पंख और ऊपर। तो शुरू करते काफ़ी आसान है, और इसे हम करते हैं। और तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको लिखा रहा हूँ आप उसको समझने का प्रयास करें, और अपने ही शब्दों में अपने ही वाक्य में उसका प्रयोग करें। तो ज़रूरी नहीं कि आपको रटना ही पड़ेगा, ये आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वाक्यों के अनुसार अर्थ बदल जाता है, तो ये उसी का तो उदाहरण है। तो पर को पंख भी कहा जाता है, पर को ऊपर के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। पंख वाला जो पर है इसका वाक्य बनाते हैं। तितली के पर सुंदर होते हैं, या मोर के पर सुंदर होते हैं। आप जो आपको पसंद आए आप अपने शब्दों में से लिख सकते हैं। तितली के पर, तो पर यहाँ पे पंख के लिए प्रयोग किया गया है। तितली के पर सुंदर होते हैं, तितली के पर सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर पंख के लिए हमने प्रयोग किया। अब दूसरा है ऊपर के लिए बनेगा। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो पर का मतलब है ऊपर। या मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज के ऊपर पुस्तक रखी हुई, तो एक पर का अर्थ है ऊपर। तो हम इसका ही अर्थ बता रहे हैं, इसका वाक्य बनाना है ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाए कि किसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे पर का क्या अर्थ है। तो मेज पर गिलास रखा है, मेज पर गिलास रखा है। तो यहाँ पे हमने पर किसके लिए? ऊपर के लिए प्रयोग किया है। तो एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने तीसरे शब्द पे चलेंगे। तो पर का अर्थ है पंख और ऊपर। पर के दो अर्थ होते हैं, पंख और ऊपर। तो जब हमने पंख का वाक्य बनाया, तितली के पर सुंदर होते हैं, तो यहाँ पंख की बात की गई। यहाँ पे जो पर है वो पंख के लिए प्रयोग किया गया है। मेज पर गिलास रखा है, तो पर ऊपर के लिए कि मेज के ऊपर गिलास रखा हुआ है, गिलास। तो हमने पर का दो अलग अलग अर्थ में वाक्य बनाया है। तो ये बहुत आसान है, आप इसे अपने ही वाक्य में भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण कुछ और बताता हूँ, लिखते समय कोई और वाक्य लिख देता हूँ। तो ये आपको छूट मिली है। अगर आप समझ गए हैं तो अपने ही शब्दों में इसको लिख सकते हो, बना सकते हो। मैं अपने तीसरे और अंतिम शब्द पे चलता हूँ। ये भी बहुत आसान है। हमारा तीसरा जो शब्द दिया गया है वह है जान। ये तीसरा शब्द है। जान के दो अर्थ होते हैं, प्राण। एक अर्थ हुआ प्राण, दूसरा अर्थ हो गया जानना।
पहला प्राण का है, जैसे कि जैसे बाज ने कबूतर के प्राण ले लिए, तो यहाँ पे प्राण, यहाँ पे जो जान है वो प्राण के लिए हमने प्रयोग किया है। शब्द याद रखिए, वाक्य हम बनाएंगे जान का, ठीक है। जो वाक्य बनाएंगे वो जान का बनाएंगे, लेकिन अर्थ उसका एक, यहाँ प्राण के लिए होगा और यहाँ जान जाने के लिए, पता चलने को जानना कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसका वाक्य बनाना। तो पहला जो बनाएंगे प्राण के लिए करेंगे। पेड़ों में भी जान होती है। कुछ लोग पेड़ों को काटते रहते हैं, उनको तो हम कैसे बताते हैं कि अरे पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ों की रक्षा करो, उनमें भी जान होती है। तो लिखेंगे पेड़ पौधों में या पेड़ों में जान होती है, पेड़ों में जान होती है। कौन विराम, तो यहाँ पे जान किसके लिए प्रयोग किया है? प्राण के लिए। यहाँ पे जान किसके लिए हमने प्रयोग किया है? जान के लिए या प्राण के लिए हमने इसका प्रयोग किया है, जान। दूसरा है जान जाना, कोई चीज जो हमें पता ना हो उसका पता चल जाए। तो जानना क्या होता है? कोई चीज हमें पता चलना। तो हम पानी का महत्व जान गए। पानी बहुत ज़रूरी है, ये हमें पता ही है। तो कई बच्चों को पानी का महत्व नहीं पता होता। नला जो नल होता है वो खुला छूट जाता है और पानी बहता रहता है। तो पानी का महत्व शायद वे नहीं जानते, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे कक्षा के बच्चे सब जानते हैं। तो हम पानी का महत्व जान गए हैं, मतलब हमें पता चल गया है कि पानी अनमोल है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे जानना। तो लिखेंगे पानी का महत्व, पानी का महत्व सभी जान गए। अब सभी में सभी मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूं, सभी जान गए हैं। तो पानी का महत्व सभी जान गए हैं, इसका अर्थ है सभी को पता चल गया। जो चीज पता चलने को जानना कहते हैं, पता चलने को जानना कहा जाता है। तो जान के दो अर्थ होते हैं, एक हो गया प्राण, दूसरा हो गया जानना या पता चलना। तो जान का हमने वाक्य पहले बनाया, पेड़ों में जान होती है। तो ये सच्चाई है, पेड़ भी जीवित हैं, उनमें जान होती है, प्राण होते हैं उनमें, ये इसका ये अर्थ हो गया। और जाना, पानी का महत्व सभी जान गए। तो सभी लोगों को अब पानी का महत्व पता चल गया कि पानी की हर एक बूंद अनमोल है। तो महत्व जानना कहलाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में हमने किया क्या, एक बार फिर से मैं उसको दोहरा लेता हूँ। तो तीसरा जो हमारा प्रश्न था, पढ़ो समझो और वाक्य बनाओ, जो हमने लिखा पढ़ो समझो और वाक्य बनाओ, इससे हमने क्या जाना कि किसी एक शब्द का एक अर्थ ही नहीं होता है, वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदलता जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भाषा के अध्यापक हैं, लैंग्वेज टीचर होते हैं, हमेशा बच्चों से पूरा वाक्य पढ़ने के लिए कहा जाता है। चाहे वो किताब से आपने पढ़ा हो, चाहे किसी मैगजीन से या न्यूज़पेपर से, अखबार से आपने कोई शब्द पढ़ा है, तो हम उसका पूरा वाक्य क्यों सुनना चाहते हैं? ताकि आपको सही अर्थ बता सकें। अगर आप केवल एक शब्द का अर्थ पूछेंगे तो हो सकता है वो गलत संदर्भ में आपने उसको पूछ लिया। जैसे जान, शब्द तो जान है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा
कि यहाँ पे जान का अर्थ प्राण है और यहाँ पे जानने का अर्थ है पता चलना। तो शब्द तो एक ही है, वर्तनी भी एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। शब्द भी वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। वर्तनी स्पेलिंग भी एक ही है। तो ये चीज़ हमने यही जाना तो कि किसी भी शब्द का अगर आपको अर्थ सही रूप से पता करना है तो उसका वाक्य में उसका क्या प्रयोग होता है, वाक्य में वो कहाँ प्रयोग किया गया है, वो आपको पूछना चाहिए। इससे आपको सही और सटीक अर्थ पता चलेगा, जो कि ज़रूरी है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें हमने जाना कि एक शब्द के वाक्य में, अलग अलग वाक्यों में दो अलग अर्थ हो सकते हैं, दो से भी अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो केवल दो नहीं, एक से अधिक अर्थ, दो या तीन चार अर्थ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथा है हमें कविता में घटा। हम मनुष्यों की तरह काम करें, जैसे घूमना, झूमना आदि। कविता में काम करने वाले शब्द चुनकर लिखो। तो काम करने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया। तो काम करने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया की बात की गई है। तो हम इसे लिखेंगे। ये है हमारा चौथा प्रश्न। मैं मिटा देता हूँ इसे। चौथा प्रश्न हम लिखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, पहले कभी प्रश्न को ही लिख देते हैं। कविता में घटा शब्द, घटा हम मनुष्यों की तरह काम कर रही है, काम कर रही है। काम कर रही है। जैसे घूमना, झूमना, आदि। कविता में से काम वाले शब्द चुनकर लिखो। कविता में से काम वाले शब्द, काम वाले शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ काम वाले किसके लिए किया गया है? काम वाले का अर्थ है क्रिया। व्याकरण में हम क्या कहते हैं? काम वाले शब्दों को क्रिया शब्दों की बात कर रहे हैं। तो घटा जैसे हमने देख रखा है, जैसे मनुष्य काम करते हैं, जैसे बता है कि आई है पर्वतों को चूम के, चूमने का काम कौन करता है? मनुष्य करते हैं। माँ अपने बेटे को, माँ अपने बेटी को चूमती है। तो ये घटाएं भी मनुष्यों का काम कर रही है। जैसे घटा गिरी झूम के कौन करता है? इंसान झूम के खुशी जाहिर करते हैं। और इसके अलावा क्या है? घूमना, झूमना, ये मनुष्यों के ही काम है। ताली बजाना, ताली कौन बजाता है? मनुष्य बजाते हैं। तो पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां। तो ये सब जो है, इसमें हमें काम करने वाले शब्द अर्थात क्रिया शब्दों को कविता से ढूंढ करके लिखना है। तो ये आज का गृह कार्य भी रहेगा। कविता आपने पढ़ी है, इसमें से क्रिया के शब्दों को छांट करके हम लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।